हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है आप लोग घर में मज़े से दीपावली मना रहे होंगे, तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये जो है आने वाला साल आपका अच्छा हो, 2023 काफ़ी अच्छा हो। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले, ठीक है। और आप मन लगा कर अगर प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जो है लाइफ में आप ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो घटना चक्र का सीरीज़ है इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चंस जो कि आपको पता है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को जो है पहले अटेम्प्ट करिए, देन सी दी आंसर एंड देन सी दी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs have been given precedence over fundamental rights under Article 14 and Article 19, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के अंदर कौन सा फंडामेंटल राइट मिलता है हमें? राइट टू इक्वालिटी। एंड आर्टिकल 15 इज राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दोनों आर्टिकल्स है अभी हम लोग जो हमारा पॉलिटी सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। लेटर ऑन अभी आपको पता है आर्टिकल 14, 15 और जो है वहाँ पे कवर हुआ है, लेकिन लेटर ऑन हम लोग जो लेक्चर्स में है सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो आर्टिकल वाइज कवर करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट है आपका आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 45, बी इज आर्टिकल 49 एंड आर्टिकल 51, सी इज आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, डी इज आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 48, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से पेयर्स ऑफ DPSPs हैं जो कि आप बोल सकते हैं वो उनको प्रेसिडेंस दिया जाएगा ओवर फंडामेंटल राइट जो कि आपको आर्टिकल 14 और 19 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 39B एंड 39C, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। 39B जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। एंड आर्टिकल 39C क्या करता है? प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए ये बहुत ही क्रूशियल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि किसी भी कंट्री में आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक जस्टिस को देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस क्यों? क्योंकि अगर आपको ओवरऑल सोसाइटी का ग्रोथ चाहिए, ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ पर जो मटेरियल रिसोर्स होते हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पर्सन के पास ही सारा लैंड चला जाए, सारा वाटर चला जाए, सारा रिसोर्सेज जो हो जाए, वहाँ पर एक तरह से आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको पता है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेंगी? अंडर दी जो आपको आर्टिकल 39B और C जो है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल, ये एनफोर्सिएबल नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं होता है, दिस इज जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेगी तो उस केस में जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है उसको ये प्रीसीड कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में दिया हुआ देखिए यहाँ पर 25th अमेंडमेंट एक्ट से जो है आर्टिकल 31C को पार्ट 3 में इंक्लूड किया गया था, जो कि ये पावर देता है कि जो कोई भी लॉ जो है आर्टिकल 39B एंड 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाएगा तो उसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा अगर वो आर्टिकल 14 के अंदर और आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स दिया हुआ है उसको वॉयलेट कर रहा है। तो क्योंकि आपको पता है अंडर आर्टिकल 3 एंड अंडर आर्टिकल 13 वो आपको पता है कि कोई भी लॉ दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट शुड स्टैंड एज नल एंड वॉइड, और ये किसके द्वारा किया था? जुडिशियल रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन 39B और 39C के अंदर अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो उसको तुरंत जो है वो इस तरह से नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट करेक्ट, यहाँ पर ध्यान से आप जो है देखिए, ठीक है। फर्स्ट है आपका इट्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। बी है पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सी अ रिटायर्ड member of SPSC is eligible for an appointment as the chairman of UPSC, and D recommendations made by the government are advisory in nature, made to the government are advisory in nature, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कुछ चीज़ों को, इसी का क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको पता है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनका सैलरी जो है दैट इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट,
ठीक है, लेकिन इनका पेंशंस जो है दैट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर आपने कभी कहीं एक पढ़ा होगा कि एक ये ऐसा चीज़ है कि हाई कोर्ट के जज का जो है इस तरह का होता है, तो इसी कारण आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिया गया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसपीएससी का जो सैलरी है, पेंशन है, अलाउंसेज है, वो पूरी तरह से चार्ज है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सीएफएस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल के बारे में आपसे क्वेश्चन है। पहला है आपका, इट स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, ये प्रियम्बल ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना पावर या अथॉरिटी जो है वो डिराइव करता है फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, बी, इट इज इंस्पायर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास इन 1946। आपको बताना है कि प्रियम्बल जो है क्या वो इंस्पायर्ड है बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको 1946 में पास किया गया था, यानी बिफोर हमारे इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर एंड डी, इट इज जस्टिसिएबल इन दी कोर्ट्स। ठीक है, तो आपको बताना है सही क्या है प्रियम्बल के बारे में अगर दिया गया है तो यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है इट इज इंस्पायर्ड बाय दी ऑब्जेक्टिव। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, उसके इसको पास किया गया, जिसमें जो है बताया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होगा, इसी पर बेस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है प्रियम्बल जो है वो हमारे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सारी चीज़ जो है वो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी तरीके से बनेगा, इसी प्रिंसिपल्स को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस, शेड्यूल्स, सारे चीज़ जो है वो ये जो कोर प्रिंसिपल जो प्रियम्बल में दिया हुआ है उसी को जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट बाकी जो गलत है उसको देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, ये बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट से नहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल मतलब जो आपको पावर मिलता है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, ठीक है, ना कि थ्रू पार्लियामेंट। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको पता है डिफरेंट जजमेंट्स में ये बोला गया है कि आपका ना ही डीपीएसपी, ठीक है, ना ही आप बोल सकते हैं आपका जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि ये दीज आर जस्ट, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ कि इसको एज अ मैटर ऑफ राइट या इसको एज अ, आप जैसे फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या करते हैं कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिट जुरिसडिक्शन इशू किया जा सकता है, तो इसको प्रियम्बल को सिर्फ ये बोल के जो है मतलब आप ऐसा पेश नहीं कर सकते क्योंकि प्रियम्बल में दिया गया है तो इसको इंप्लीमेंट करना ही करना है, इस तरह से वो आप कोर्ट में इसको जाके जो है केस नहीं कर सकते या इस तरह से जो है ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है। अगेन दीज आर क्या है, बैक ऑफ द गवर्नमेंट के दिमाग, गवर्नमेंट के हमेशा दिमाग में या लॉ मेकर्स के हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे प्रियम्बल में क्या दिया हुआ है, हमारे डीपीएसपी में क्या दिया हुआ है, लेकिन ना ही उन पे ये एक तरह का ना ही सोर्स ऑफ पावर है और ना ही प्रोहिबिशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रियम्बल में दिया हुआ है अगर गवर्नमेंट को एक लॉ ऐसा बना दे जो कि प्रियम्बल के किसी चीज के अगेंस्ट चले जाए थोड़ा बहुत, तो वो उसको एक तरह से प्रोहिबिट भी नहीं करेगा अनलेस उस जो है कुछ फंडामेंटल राइट को वॉलेट ना कर दे या फिर किसी दूसरे वजह से उसको जो है उस पर जुडिशियल रिव्यू लग जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है ऐसा नहीं है कि ना ही प्रियम्बल लॉ मेकर्स को प्रोहिबिट करता है और ना ही कोई सोर्स ऑफ पावर देता है, वो जस्ट क्या है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है, इट इज गाइडिंग प्रिंसिपल और लॉ मेकर्स के हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे एक प्रियम्बल में आखिर दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट प्रियम्बल की, दैट इट इज नॉट जस्टिसिएबल एसको एज अ मैटर ऑफ राइट। कोई अगर सिटीजन ऑफ इंडिया बोले कि देखिए हमारे प्रियम्बल में जो है सोशलिस्ट लिखा हुआ है, सेक्युलर लिखा हुआ है, तो हम जाके जो है ऐसा एज अ मैटर ऑफ राइट किसी कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है और ये जो है क्या है, ना ही गवर्नमेंट पे एक जो है आप बोल सकते हैं एक तरह का रुकावट भी नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो लॉ फॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The term Union of States under Article 1 of Indian Constitution includes which of the following? ठीक है, आपको बताना है जो यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में दिया हुआ, अभी हमने जस्ट रिसेंटली पॉलिटी वाली सीरीज में पढ़ा है इसको, तो आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है। फर्स्ट है आपका टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा है यूनियन टेरिटरीज एंड थर्ड इज टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट आंसर इस कोड में कि कौन सा है आपका सही होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स में कौन कौन सा आता है, तो आपका है 1 ओनली, 1 and 3,
1 and 3 ओनली, मतलब 2 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है आपका 1 जो है सिर्फ टेरिटरीज ऑफ स्टेट। आपको हमने बताया था कि दो कंसेप्ट है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड दूसरा क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट उसमें कंप्रोमाइज करता है, जबकि आपका जो टेरिटरी की बात होती है, यहां पर हमने देखा था टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट का टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जो कि आपको पता है दिल्ली, पुडुचेरी, और इसके अलावा कोई फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट कोई भी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो आप बोलेंगे कि वो दैट कम्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन इज, जो यूनियन की बात हो रही है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी इज, कंसेप्चुअली अगर आप देखें तो ये जो है क्या है, यूनियन से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि टेरिटरी में टेरिटरी ऑफ स्टेट तो आता ही है, उसके अलावा यूटीज़ का भी जो जितना भी टेरिटरी है उसको भी ला लेते हैं, और जो कोई टेरिटरी अगर इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा उसको भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देबार कमीशन इज रिलेटेड टू, आपको बताना है देबार कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट है आपका रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सेकंड इज ट्राइबल वेलफेयर, थर्ड इज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर एंड फोर्थ इज माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका, दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा कमीशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ट्राइबल वेलफेयर। आपको पता है 1961 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, टू सजेस्ट द मेजर टू स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन द शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट एंड यूटीज। ठीक है, तो ट्राइबल वेलफेयर पे बेस्ड एक ये आपका कमीशन था, और ये जो है इसके इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके बाद ही आपका जो है पीटीजी जो ग्रुप बनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जो कि सबसे वल्नरेबल ग्रुप होते हैं अमंग दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इसके बाद इसको और मॉडिफाई किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीवीटीजीज। ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमारे कंट्री में अभी कितने पीवीटीजीज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, इसको बताना है कि आपको इंडिया में कितना है, क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कंसोलिडेट्स फेडरल पॉलिटी इन आवर कंट्री। आपको बताना है कि इसमें से जो फीचर्स आपको दिए हुए हैं इसमें से कौन सा है जो कंसोलिडेट करता है फेडरल पॉलिटी, फेडरलिज्म को हमारे कंट्री में, कौन जो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए तो इसमें से कौन जो है वो कंसोलिडेट करता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप, बी इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सी इज ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस एंड आई फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड डी इज इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट। अब आपको बताना है कि कौन से इसमें बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे फेडरल पॉलिटी को कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इट इज़ अ फेडरल, इट इज़ अ, उसका जो पॉलिटी है दैट इज़ फेडरल पॉलिटी विथ यूनिटरी बाइस। कुछ यूनिटरी बाइसेस भी हैं। आपको पता है कुछ फीचर्स हैं दो, जिसको हम लोग यूनिटरी फीचर्स बोलते हैं, और कुछ जो है फेडरल फीचर्स हैं। यूनिटरी फीचर्स बताइए क्या है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में सारे लोगों को एक ही नागरिकता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आपको उस स्टेट का भी नागरिकता मिलेगा। मैं अगर बिहार का हूं तो मुझे बिहार का नागरिकता मिलेगा। आप अगर जम्मू एंड कश्मीर के हैं, सॉरी JNK तो अब नहीं है, अगर आप दूसरे किसी स्टेट के हैं, आसाम के हैं, अगर आप फॉर दैट मैटर अगर किसी भी दूसरे स्टेट के हैं तो आपको वहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप आपको मिलता है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फेडरल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फेडरल प्रोविजन। अब बताइए क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, मतलब जुडिशरी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड आइदर बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होना मतलब उसका वर्किंग इंडिपेंडेंट है, वो सारे चीज़ों को जो भी उसके सामने आएगा उसको पूरी तरह से बोल सकते हैं इम्पार्शियल वे में देखेगा। ठीक है, तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया हुआ है फेडरल पॉलिटी के रिगार्डिंग, तो अगर उससे रिगार्डिंग आपको पता है जैसे सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है या सेंटर डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है, तो उसको जो है जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो दैट इज फुली इंडिपेंडेंट, वो किसी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो जो भी डिसीजन देगी दैट विल बी इम्पार्शियल, और हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ फेडरल पॉलिटी। ऐसा नहीं है कि आज जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर दे जुडिशरी को जो है किसी भी तरीका से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमारे यहाँ इंश्योर्ड है। ठीक
ठीक है, और वो कैसे है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब यहाँ पे तो दिस इज अ फेडरल फीचर, तो ये जो है हमारे फेडरल पॉलिटी को एक तरह से बचाता है। हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये एक तरह से हमारा क्या हो रहा है कि हमारे फेडरेशन, जो हमारा फेडरल पॉलिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर्स दिया हुआ है, उसको या कॉन्स्टिट्यूशन के सैंक्टिटी को जो है वो ये आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी बचाता है। अगर यही जुडिशरी आप समझिए कि जो अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव के कहने पर अगर काम करता, या हो सकता है जजेस का अपॉइंटमेंट अगर आपकी गवर्नमेंट के कहने पे होता, तो फिर तो आप समझिए कि फेडरेशन काम नहीं करता पूरी तरह से, फिर यूनिटरी हो जाता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही काम होगा, ठीक है। तो इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फेडरल पॉलिटी प्रोविजन। अब दूसरा क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, अगेन इसको तो हम लोग बोला ही जाता है कि इट इज़ ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के इंप्लीमेंटेशन के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है इन एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है, तो वो पूरे कंट्री में एक जैसा इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब एक जैसा इंप्लीमेंट होने के लिए क्या चाहिए आपको, एक जैसा वर्कफोर्स चाहिए। अब एक जैसा वर्कफोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह का सर्विस बनाना पड़ेगा, और वो एक तरह का सर्विस क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब आपका क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट जो है वो यूपीएससी करती है, उसके बाद आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। आपका सेंट्रल लेवल पर रिक्रूटमेंट हुआ है, आप किसी भी स्टेट में जाके जो है वहाँ के स्टेट के और यूनियन के दोनों के पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो अगेन जो है ये तो है, ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म, लेकिन इसको देखा कैसे जाता है, इट इज़ अ यूनिटरी थिंग। यूनिटरी थिंग क्यों, क्योंकि फाइनली जो है यू आर अ सर्वेंट, या आप बोल सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। तो आप एक तरह से जो है आप यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गए, और स्टेट में भी आप काम कर रहे हैं। तो आप एक कभी कभी इसको, अगेन दिस इज नॉट यूज्ड, बट इसको बोला जाता है कि इसको एक तरह से मिसयूज किया जा सकता है फॉर क्रिएटिंग सम यूनिटरी बाइसेस इन स्टेट, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग यूनिटरी फीचर में डालते हैं। वहीं आपको पता है कुछ जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, अगेन दिस ऑप्शन, दिस इज अ यूनिटरी प्रोविजन। ये यूनिटरी प्रोविजन क्यों पता है आपको, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान जो सेंटर है उसको बहुत अनप्रेसिडेंटेड पावर्स मिल जाता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, अगर आपको स्टेट इमरजेंसी जैसे प्रेसिडेंट रूल, उस समय तो आपको पता है गवर्नमेंट को जो है वो वहाँ पर जो है पूरी तरह से वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, और जो है यूनियन टेक ओवर कर लेता है। तो ये सारे प्रोविजंस जो है जो कि यूनिटरी पार्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन था जो कि फेडरल पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। धीरे धीरे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज़ चल रहा है वो चलेगा, तो आपको और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट लेक्चर में ही मिलेंगे। आप तब तक सेफली दिवाली मनाइए, और जो है आप थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम बिताइए, क्योंकि ये सारे चीज़ भी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि ये सब सारे चीज़ जो है फ्रेशन अप करते हैं, और आप जो है अपना पढ़ाई जो है वो इसी तरह से जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।